हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा, आपकी अपनी फ्रेंड, लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि है गायनेकोलॉजी से। और हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी में से ये एक आंसर है जिसमें जो कि दिए जाते हैं शॉर्ट नोट में है एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। Short note on essential newborn care. Essential newborn care of the normal healthy neonates can be the best provided by the mother under supervision by nursing personnel or primary health care providers. जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो एसेंशियल केयर है नॉर्मली हेल्दी न्यूनेट्स को प्रोवाइड की जाती है। और बेस्ट कैसे प्रोवाइड की जा सकती है? प्रोवाइडेड बाय दी मदर्स के द्वारा बेस्ट तरीके से प्रोवाइड की जा सकती है, लेकिन अंडर सुपरविज़न ऑफ नर्सिंग पर्सनल, यानी कि जब हॉस्पिटल में होते हैं जो भी नर्सिस होती हैं वो हेल्प करती हैं मदर की एक बेबी को प्रॉपर और अच्छी केयर प्रोवाइड करने में। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर भी है कि उसको न्यूनेट्स केयर भी प्रोवाइड करनी है, और प्राइमरी हेल्थ जो भी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? नर्सिंग पर्सनल के द्वारा, या फिर जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं उनके थ्रू। देन उसके बाद आता है दोस्तों, अबाउट 80% ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज शुड बी केप्ट विद देयर मदर रेदर देन इन अ सेपरेट नर्सरी। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि जो 80% ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं वो अपनी मदर के साथ ही रखे जाते हैं, मतलब कि वो अपनी मदर के साथ ही रहते हैं और रहने भी चाहिए हॉस्पिटल में ड्यूरिंग डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, रेदर देन सेपरेट नर्सरी में रखने की बजाय उसको मदर के साथ रखना चाहिए या रखते भी हैं अबाउट 80%। और बेस्ट भी है क्योंकि बेस्ट केयर प्रोवाइड की जाती है मदर के थ्रू अंडर नर्सिंग सुपरविज़न। आर यू अंडरस्टैंड? उसके बाद आता है इमीडिएट बेसिक केयर। अब इसके बाद क्या होता है? इमीडिएट बेसिक केयर क्या होती है? इसमें करते हैं क्लीन चाइल्ड बर्थ होने के आफ्टर, बिल्कुल जस्ट आफ्टर क्लीन करते हैं बेबी को। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेबी जो है एकदम से यूट्रस से बाहर आता है हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे बेबी को जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूबॉर्न, मैंने एक लाइन मिस कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे एंड सर्कुलेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, अगर गायनेकोलॉजी में आपने काम किया है तो आपने देखा होगा कि बेबी को शायद टीवी में भी देखा, उल्टा करके से थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं वो तो एक ऐसा प्रोसेस दिखाया गया कि अगर बेबी बाहर आते ही रोना चाहिए। क्यों रोना चाहिए? क्योंकि वहीं से उसकी क्या एयरवे जो भी है ओपन होते हैं, एकदम से वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते ही ब्रीथिंग स्टार्ट करता है और सर्कुलेशन उसका स्टार्ट होता है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर आते ही उसका जो एयरवे कई बार सक्शन भी करते हैं, नोज़ की, माउथ की अच्छे से सक्शन करते हैं ताकि जो है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। और सर्कुलेशन के लिए मैं बता रही हूँ आपको, जैसे ही बच्चा बाहर आता है तो उसका रोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर अपने आप रोता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो उसको रुलाना पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एबनॉर्मलिटीज़ हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू बॉर्न। जी हाँ दोस्तों, अब बेबी बॉर्न हुए, एक हॉस्पिटल में बहुत सारे बेबी बॉर्न होते हैं, एक ही हॉस्पिटल में एक ही वार्ड में बहुत सारे होते हैं, तो उसी टाइम पे उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ही उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सब चीज़ें नोट कर देना होता है। और आपने देखा होगा कि जो पैर के प्रिंट्स होते हैं, पैर के प्रिंट्स भी उसी टाइम पे जो हमारा रजिस्टर होता है जिसमें सब चीज़ें रजिस्टर की जाती हैं उसमें लगा दिया जाता है, और उसका जो भी आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है जो भी, वो भी दिया जाता है। और उससे भी पहले मुझे लगता है
ऐसा होता भी है कि विटामिन के इंजेक्शन भी देते हैं, वैसे इसे थोड़ा सा बाद में भी दे सकते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है फॉर कंट्रोल ब्लीडिंग, कोई भी ऐसा ब्लीडिंग ना हो, हैमरेज ना हो, उसके लिए। उसके बाद आता है इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ दोस्तों, उसके जस्ट बाद ही बेबी को ब्रेस्ट फीड के लिए दिया जाता है कि इसको ब्रेस्ट फीड करा के देखिए अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी अगर बच्चा रो रहा है, ज़्यादा रो रहा है, तो उसको ब्रेस्ट फीड के लिए दे देते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट था, फर्स्ट में ये हमारे इतने सारे स्टेप थे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टार्ट होता है कोड केयर। दोस्तों कोड केयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें अलग से भी टॉपिक पूछे जाते हैं, कई बार फंडामेंटल में भी आ जाता है या फिर मिडवाइफरी जैसे होता है, तो उसमें भी आ जाता है ये चीज़ें। कोड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर कोड की केयर प्रॉपर से नहीं हुई तो वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, बेबी को मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कोड केयर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। थर्ड नंबर पे आता है हमारा इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग एंड रिसस्टिकेशन। रिसस्टिकेशन तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा, वही चीज़ जैसे मैंने बताई कि इनिशिएशन ऑफ ब्रीथिंग, वो ब्रीदिंग अच्छे से कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो रिसस्टिकेट करेंगे उसको, किस तरीके से करना है वो एक अलग प्रोसीजर है। उसके बाद थर्मल प्रोटेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया टेम्परेचर मेंटेनेंस होता है, उसी तरीके से यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन, यानी कि जो भी उसके बॉडी की हीट है सब कुछ है, एकदम से जैसे ऐसा नहीं करना कि एसी वाला रूम है तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस होना चाहिए, उसका जो थर्मल है यानी कि उसका जो भी बॉडी का टेम्परेचर वो प्रोटेक्ट रहना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आई केयर। आई में आपने देखा होगा कि कई बार जो छोटे बच्चे तो बहुत सारे क्रस्ट फॉर्म में से लगता है, जब थोड़ी देर सो के उठते हैं कुछ भी ऐसा क्रस्टी आइज़ हो जाती हैं, आइज़ के ऊपर भी चिपचिपा होता है, तो आई केयर भी करनी होती है, क्लीन करनी होती है अच्छे से, इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आता है इम्यूनाइजेशन, जो भी इम्पॉर्टेंट इम्यूनाइजेशंस हैं, वैक्सीन्स हैं, वो देनी होती हैं बच्चे को एट द टाइम। उसके बाद आता है अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, एक बच्चे को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए अपगार स्कोरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आई होप आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे अपगार स्कोर क्या होता है, अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से इसके लिए वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करूँगी। उसके बाद दोस्तों क्लीन चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ क्लीन करना है, हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहे थे कि क्लीन चाइल्ड बर्थ क्या होता है, तो अब उसका हमने हेडिंग का सब हेडिंग बना दिया हमने उसका, उसमें पढ़ेंगे हमने क्या होता है क्लीन चाइल्ड बर्थ में। इज़ परफॉर्म्ड इन अ क्लीन हाइजीन स्टाइल। चाइल्ड बर्थ कैसे परफॉर्म होना चाहिए? क्लीन हाइजीन और स्टाइल वे में परफॉर्म होना चाहिए। उसके बाद कोड केयर में आता है दोस्तों, कोड केयर में हमें क्या करना चाहिए या क्या कर सकते हैं? क्लैम्प आर अप्लाइड, यानी कि जैसे ही कोड कट करते हैं तो वहाँ पे क्लैम्प्स अप्लाई कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो ऑन दी अम्बिलिकल कोड एंड कट इट बिटवीन टू सेपरेट बेबी फ्रॉम दी प्लेसेंटा। और क्लैम्प अप्लाइड करेंगे, कोड केयर बता रहे हैं कैसे करनी है, कि उसको पहले क्लैम्प कर देंगे, लाइक दोनों तरफ से क्लैम्प कर देंगे, मदर के साइड से भी दोनों साइड से क्लैम्प करके उसके बाद उसको कट करेंगे और बेबी को प्लेसेंटा से सेपरेट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेंगे? इमिडिएटली ड्राई करेंगे बेबी को, इन्फेंट को, अंडर रेडिएंट वार्मर, यानी कि बेबी को ऐसा नहीं है कि एसी वाले रूम में डिलीवरी हुई तो वहीं पे क्लीन करने लगे, ऐसा नहीं है। अंडर वार्मर, वार्मर के अंदर आपने देखा होगा एक डिलीवरी रूम में भी एक वार्मर होता है, एक इंक्यूबेटर होता है, सब चीज़ें होती हैं ऑलमोस्ट, तो ऑन द स्पॉट बेबी को उसी पे डाल देते हैं, जो भी वो ट्रॉली होती है उसमें डाल के बेबी को क्लीन करना है अंडर वार्मर। एंड स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है विद द मदर। मदर के साथ कांटेक्ट रखने का एक रीज़न और भी है कि अगर बेबी जो है अंडर ग्रोथ है, अंडर वेट है, तो अच्छे से उसका वेट भी मेंटेन हो सकता है और उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयर वे। वो कैसे करेंगे हम? ओपन एयर वे व्हेन द हेड इज डिलीवर्ड बर्थ। उसके बाद क्या आता है? अटेंडेंट इमीडिएटली सक्शन द सिक्रेशंस, वाइप म्यूकस फ्रॉम फेस एंड माउथ एंड नोज।
ये इस तरीके से है कि मैंने अभी आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जब मैं इसकी हेडिंग्स का जो भी पूरे पढ़ रही थी, बुलेट पॉइंट जो भी पढ़ रही थी मैं, तभी मैंने आपको बता दिया था कि क्या करना होता है। आई होप ये आपका पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। लाइक जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपन एयरवे कैसे करेंगे, व्हेन हेड इज़ डिलीवर्ड। हेड क्या डिलीवर, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो जाता है कई बार कि हेड डिलीवर हो गया है, हेड डिलीवर हो गया है, थोड़ा टाइम लगता है। कई बार ऐसा नॉर्मली तो बेबी डिलीवर होता है, एक बार हेड आ जाता है तो बेबी आराम से बाहर आ जाता है। मे बी बेबी किसी और पोजीशन में हो, तो हेड डिलीवर होने के बाद थोड़ा टाइम अगर लगता है, तो जो हेड डिलीवर हो गया है तो उसी टाइम पे क्या है, उसको इमीडिएट सेक्शन करना है, इमीडिएट सेक्शन करना है फ्रॉम और वाइप म्यूकस को जो भी है वहाँ पे फेस पे या माउथ पे नोज़ में, उसको क्लीन करना है, सेक्शन करना है, वाइप करना है। उसके बाद वैसे जैसे ही बताया था मैंने, विटामिन के इंजेक्शन देना है। क्यों देना है, क्योंकि हैमरेज से प्रिवेंट करना है। और क्या कहते हैं, टर्म इन्फेंट IMG कितना देना है यहाँ पे, वो भी डोज भी बताई गई है। टर्म को कितना देना है, प्री टर्म बेबी को कितना देना है। उसके बाद ब्रीथिंग रिसस्टिकेशन कैसे करना है। ब्रीथिंग स्टार्ट स्पॉन्टेनियसली इन दी बेबी आफ्टर द फर्स्ट क्राई, इफ़ नॉट रिसस्टिकेटिव मेजर्ड आर टू बी फॉलो। मैंने जैसे बताया था कि अगर ब्रीदिंग हो जाती है तो अच्छी बात है, बेबी क्राई करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो रिसस्टिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है थर्मल प्रोटेक्शन। थर्मल प्रोटेक्शन कैसे होगा, बेबी हैज़ टू बी केप्ट वार्म, बेबी को वार्म रखना है। द बेबी इज़ वाइप्ड एंड ड्राइड सो हीट लॉस इज़ मिनिमाइज्ड। क्या होता है कि थर्मल प्रोटेक्शन कैसे करना है कि जो बेबी का वार्म टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, और जब हम उसको वाइप कर रहे हैं, ड्राई कर रहे हैं, उस टाइम पे थोड़ा बहुत हीट लॉस हो सकता है, लेकिन उसको भी मिनिमाइज़ करना है, ज़्यादा हीट ना लॉस हो पाए। बेबी शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मदर। मदर से तो बिल्कुल सेपरेट करना ही नहीं होता अगर हेल्दी बेबी होता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वो रेयर केस, अलग केसेस होते हैं। उसके बाद है इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। बेबी कैन बी ब्रेस्ट फीड as soon as the airway is cleared and they are breathing normally. बेबी अगर अच्छे से उसका जो एयरवे क्लीन हो चुका है, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, देन हम उसका जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है वो स्टार्ट करवा सकते हैं। ये है आई केयर। आई केयर कैसे करनी है, लास्ट पॉइंट बट नॉट लिस्ट। आई केयर इज़ परफॉर्म बाय वाइपिंग द आइज फ्रॉम इनर टू आउटर कैंथस विद द स्टेराइल सेलाइन स्वैब। यानी कि इनर से आउटर की तरफ उसको क्लीन करना है। लाइक आपकी ये आइज़ है और ये आइज़ है, ये हमारी आइज़ है, इसका जो इनर साइड होगा इधर से इधर बाहर की तरफ उसको हम क्लीन करेंगे, बाहर की तरफ क्लीन करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका कुछ चेंज चाहते हैं, पढ़ाने के तरीके में कुछ नोट्स में चेंज चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट है हमारा अपगार स्कोरिंग। दोस्तों ये थियोरेटिकल वेस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, प्रैक्टिकल वेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल में ये बहुत बार पूछा जाता है अपगार स्कोरिंग। तो मैं यहाँ पे लिखने वाली थी, लेकिन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा जब मैं पढ़ती थी। तो अगर आपको ऐसा नीड है अपगार स्कोरिंग, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और आप मुझे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वुमेन हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे वुमेन्स हेल्थ हिंदी को चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे डेली व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरी नर्सिंग पूजा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स लेकर आइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।